तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाला है अलाउद्दीन खिलजी का सेकंड पार्ट का। पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था पिछला वीडियो में। जिसने भी पहले पार्ट 1 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग आएंगे। पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारी बातों पर चर्चा कर चुके थे। पार्ट 2 में थोड़ा बात बच गया था, जो कि पार्ट 1 में कवर नहीं हो पाया था, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे कि पार्ट 2 इसका आने वाला है, पार्ट 2। तो आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में हम लोग देखेंगे, थोड़ा मोड़ा मूल्यांकन, और उसका पहले का थोड़ा मोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो क्या देखने वाला है। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं आएगा तो डिसलाइक कीजिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? हम लोग पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी का बाजार अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो हम लोग यही कल पढ़ रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली। आधा से ज्यादा हो चुका है। पार्ट 2 अभी ये हम लोग का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 2 रहने वाला। जिसने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 देख लीजिए। आपको आई बटन में मिल जाएगा लिंक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, तो पहले वो देख लीजिए। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले पार्ट 1 का समरी कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कल को पढ़ा हुआ था, वो देखना जरूरी है। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 का आज का टॉपिक पे आने वाला है। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? एक तो पार्ट 1 में हम लोग ने सबसे पहले देखा हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थान खिलजी वंश का था अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल था 1296 से लेकर 1316 तक था। और कल एक चीज मिस्टेक से गलती हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी का पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था, शमसुद्दीन खिलजी नहीं था, शिहाबुद्दीन खिलजी था इसके पिता का नाम। पिता का नाम क्या था? शिहाबुद्दीन खिलजी। तो इसके पिता का नाम था शिहाबुद्दीन खिलजी। कल हम आपको बता दिए थे शमसुद्दीन खिलजी, जो कि गलत था। इसका पिता का नाम शमसुद्दीन खिलजी, और इसका भाई का नाम जलालुद्दीन खिलजी, जिसको कि एक दिन ये मूड खराब होता है, मार देता है। ठीक है, तो हम लोग ये सब कल को पढ़ चुके हुए थे। और क्या पढ़े हुए थे इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? देखते हैं कि सुल्तान बनता है, आरिज ममालिक का पद ये ग्रहण करता है। आरिज ममालिक पद ग्रहण करने के बाद ये थोड़ा दिन बाद इसका मूड खराब होता है, और जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है 1296 में। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। 1296 में यह गद्दी पर शासन करने लगता है। उसके बाद इसने जैसे ही शासन में आता है तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की ओर विशेष ध्यान देता है। इसने क्या क्या कार्य किया था, कल हम लोग पढ़े हुए थे। बाजार पर कार्य किया था, कर पे कार्य किया था, सैन्य पे कार्य किया था, साम्राज्य विस्तार पे कार्य किया था। तो ये सब जगहों पे इसने काम किया था। तो हम लोग लगभग सब कर चुके हैं। साम्राज्य विस्तार नहीं किए हुए, इसको कभी और करेंगे, क्योंकि ये अभी हम लोग का पार्ट का हिस्सा नहीं है। हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स का पार्ट 2 का पेपर 3 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साम्राज्य विस्तार अभी उसमें इस सेशन में नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा दिन बाद ट्राई करेंगे। तो इतना हम लोग ने पढ़ लिया था। और हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ था? और हम लोग देखते हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली में उसने तरह तरह के, सबसे पहले वो मूल्यों को कम करना स्टार्ट किया। एक सूची बना दिया था, वो सभी जितने वस्तुएं, एक सूची बना दिया था, मूल्य निर्धारित कर दिया था। बहुत कम दाम पे बिकने लगा था सब कुछ, और सबको जो है दुकान के आगे टांग दिया गया था एक निश्चित मूल्य पर, जिससे कि जनता को कोई असुविधा ना हो, सबको टांग दिया गया था। उसके बाद और क्या किया था? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस सब के लिए अलग अलग मंडी का भी स्थापना किया हुआ था। अलग अलग मंडी का स्थापना किया था। मंडी में क्या क्या था? सबसे पहले तो मंडी ही आता है। मंडी के बाद आता है सराय, मंडी के बाद आता है सराय अदल। उसके बाद आता है दास का व्यापार, दास गुलाम जिसको कि बोलते हैं, अघोड़ा का। मंडी था गल्ला बाजार, और ये था वस्त्र बाजार। मंडी था गल्ला बाजार, और ये था सराय अदल, ये था वस्त्र बाजार। तो इससे पहले और हम आपको कल एक और चीज बताते हैं, इसका स्रोत क्या क्या था। इसका स्रोत के बारे में बताए थे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, इसका स्रोत क्या क्या मिलता है। तो इसका स्रोत मिलता है जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो का खुजाउल उन नौकत, और इसामी का
मोमोतिन। तो इसका इसका हम आपको कल स्रोत के बारे में भी बताए हुए थे, जो कि अमीर खुसरो का था, खुजाउल उल फतू, खुजाउ उल फतू। जियाउद्दीन बर्नी का था तारिक फिरोज शाही। और इसामी का था फतू उस सलातीन। इसामी का क्या था? फतू उल सलातीन इसामी का था, फतू उल सलातीन। लास्ट में आता इब्न बतूता का क्या था? रोहेला। ये इसका स्रोत देखने को मिलता है, इब्न बतूता का रहला। तो ये सब स्रोत है, ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। कल यहाँ पर वीडियो का एंडिंग कल को यहाँ हुआ था, जो कि मैंने आपको बताए हुए थे कि परवाना नवीस जो था, परवाना नवीस इस सबका देख रेख करता था, सबको मुहर देता था कि हाँ तुम यहाँ पे काम कर सकता है, तुम यहाँ काम कर सकता है। इसके अलावा जो भी जनता खरीदने के लिए आता था, उसका औकात देख के पता किया जाता था कि वो बंदा जो है ये सामान खरीदने के लायक है या नहीं है। इतना हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। तो जिसने पहले ये नहीं देखा, ये आप पहले वीडियो देख लीजिए, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पार्ट 1 सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आते हैं। तो इतना हम लोग कर चुके थे, ठीक है। इतना पूरा हो चुका था, अब इसके आगे देखेंगे। देखिए, उसने मंडी वंडी तो बना लिया सबका। सब दुकान का अलग अलग विभाजन कर दिया, मंडी का अलग, वस्त्र का अलग, दास का अलग, घोड़ा का अलग, सबका अलग अलग कर दिया। और इसके लिए एक पद का सृजन किया था, जिसका कि सरदार को बनाया गया, मलिक काफूर को बनाया गया। किसको बनाया गया? मलिक काफूर। ये सब जो चारों अभी जो हम आपको बताए हुए थे कि जो अलग अलग विभाग बनाया था, इस सब का हेड बनाया गया था मलिक काफूर को। और उस हेड का नाम क्या? तो वो चारों का हेड का नाम था दीवान रियासत। ये बाजार नियंत्रण का हेड बोल सकते हैं। बाजार का हेड दीवान रियासत। बाजार का हेड क्या बोलते थे? दीवान रियासत बोलते थे। तो दीवान रियासत ही किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था मलिक काफूर को। अब मलिक काफूर का जिक्र हो गया तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। मलिक काफूर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं नोट कर लीजिए। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति भी रह चुका था, और ये दीवान रियासत का हेड था। मतलब कि पूरा बाजार नियंत्रण इसके कंट्रोल में था, मलिक काफूर का। ये कौन था? ये जो है ना, इसको हजार दिनारी कहा जाता है। हजार दिनारी। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता है क्योंकि जो सुल्तान है, इसको हजार दिनार, तभी दिनार चलता था रुपया के बदले। हजार दिनार में मलिक काफूर को खरीद के लेके आया था। ये एक दास था, और दास से सेनापति तक का सफर इसने तय किया था। दक्षिण अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का जब दक्षिण अभियान रहता है, तो सभी अभियानों का नेतृत्व यही करता है। मलिक काफूर दक्षिण अभियान का नेतृत्व करता। दक्षिण अभियान जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण अभियान हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया, दीवान रियासत बनाया गया था। इसके अलावा घोड़ा का जो था, घोड़ा को दागने का प्रथा वहां पे विकसित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। घोड़ा दागने का और सैनिक में मोहर का हम पहले ही बताए हुए थे आपको, सैनिकों में भी वो प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला बार वो यूज किया था। अलाउद्दीन खिलजी का उपलब्धि में ये सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है। तो यहाँ पर बाजार नियंत्रण लगभग खत्म हो गया, थोड़ा मोड़ा कर देखने का बारी है। ये चारों मंडी का इसने कर दिया। उसके बाद ही क्या किया कि अलग अलग जगह पे सुल्तान ने अलग अलग जगह के गोदाम का निर्माण किया। गोदाम मतलब कि बड़ा गोदाम का निर्माण किया दिल्ली में। बड़ा गोदाम का निर्माण किया। बड़ा गोदाम में क्या करता था? जितना भी भूमि से जितना भी अनाज उनाज होता था, जितना भी कर आता था, कर से जितना भी अनाज होता था, सब ये गोदाम में भर दिया जाता था। जितना भी अनाज होता था सब गोदाम में भर दिया जाता था, क्योंकि कभी भी अकाल का समय आ जाए या सूखा पड़ जाए, मतलब कि ठीक से
जनता के लिए ठीक से अनाज का उपलब्धता ना हो तो तभी की स्थिति में गोदाम का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ताकि कम कीमत पर वही सेम मूल्य पे सभी जनता पर वितरण कर सके ये गोदाम अनाज, इसलिए इसने गोदाम का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा उपलब्धि था, ये इसका बहुत बड़ा उपलब्धि था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आगे अलाउद्दीन खिलजी बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का इतना कड़ा था, बाजार नियंत्रण प्रणाली इतना कड़ा था कि उसके मरने के साथ ही ये बाजार नियंत्रण प्रणाली उसका माना जाता है खत्म हो गया था, मर गया था। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के साथ ही उसका मार्केट पॉलिसी भी मर गया था। तो इसके लिए डॉक्टर के एस लाल इसके लिए वो मर जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के लिए डॉक्टर के एस लाल नाम याद रखिएगा। डॉक्टर के एस लाल ने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के मरने के साथ ही उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली भी मर गया। क्या बोले? अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के साथ ही उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली भी मर गया। कौन बोला था? के एस लाल बोला था। तो ये बोलने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर के एस लाल। तो इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि अलाउद्दीन मार्केट पॉलिसी डाइड विथ हिम। मतलब डॉक्टर के एस लाल बोले थे कि अलाउद्दीन मार्केट पॉलिसी डाइड विथ हिम, मतलब उसके मरने के साथ ही वो मर गए थे। ये इंपॉर्टेंट एक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये वाला वर्ड जो है, ये सेंटेंस किसने कहा था? तो डॉक्टर के एस लाल ने कहा था। ठीक है, बिना स्किप किया वीडियो पे बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए बस। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन का खत्म हो गया। अब थोड़ा मोड़ा कर नियंत्रण के बारे में देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा मोड़ा कर नियंत्रण। कर नियंत्रण के प्रणाली में क्या था? स्टार्टिंग यहाँ से करना है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली से वो ज्यादा खुश नहीं थे, उनको ज्यादा सफलता हासिल नहीं हो रही थी। इसीलिए उसने भू राजस्व कर व्यवस्था में भी बहुत ही कड़ा नियम लागू किया, बहुत ही कड़ा नियम से वो जो है लागू किए हुए थे। तो इसमें क्या क्या कर किया हुआ था? सबसे पहले वो दोआब का क्षेत्र जो होता है वहाँ पे कर को वृद्धि कर दिया था, वहाँ भू राजस्व कर 50% कर दिया गया था। और जबकि अन्य मुसलमानों के लिए वो कर था 1/4, वो 50% जो था वो था हिंदुओं के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू को दबाने का बहुत प्रयास किया था। तो चलिए कर के बारे में देखते हैं। कर व्यवस्था, कर व्यवस्था में देखते हैं कि किस तरह का कर इसने लगाया था। तो सबसे पहले भू राजस्व कर लगा दिया था। भू राजस्व कर, भूमि कर, दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा। भू राजस्व कर, भूमि कर, कृषि कर, पशु कर, गृह कर, ये इतना सारा कर को लगाया गया था, जिसमें कि कृषि कर, भूमि कर लगभग, कृषि कर, भू राजस्व कर लगभग एक होता है। ठीक है, तो इतना सारा कर को उसने लगाया हुआ था। अब सबके बारे में बताते हैं कि सबसे पहले उसने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी का पर्पस था कि हिंदुओं को नीचे दबा देना है और मुस्लिम को थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। इसलिए उसका जितना भी कर था वो हिंदू के प्रति ज्यादा कड़ाई से पेश आता था, बल्कि मुसलमानों के प्रति उतना, अधिकांशतः बोल सकते हैं, उतना कड़ाई के तौर पे पेश नहीं आता था। तो उसने पशु कर में, सबसे पहले देखते हैं पशु कर में क्या किया। उसने पशु कर में ऐसा कर लगा दिया जो कि मतलब कि सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसने क्या किया? पशु कर में क्या किया? 4 गाय, 2 भैंस, 2 बैल और 10 बकरियां। यदि रहेगा 4 बैल,
2 गाय। यदि किसी मनुष्य के पास रहेगा तब उसको टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 4 बैल, 2 भैंस, 2 गाय, 10 बकरियां, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इतना के लिए कर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इससे जैसे ही ज्यादा होगा तो उसको कर देना पड़ेगा, पशु कर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पशु कर। उसके बाद देखते हैं कृषि कर में क्या था। कृषि कर, भू राजस्व कर, भूमि कर, ये क्या था कि दोआब का जो क्षेत्र था, दोआब का क्षेत्र, दोआब मतलब होता है कि दो नदियों का बीच का स्थान। दोआब मतलब होता है 2 नदियों का बीच का स्थान। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोआब। इसको बोलते हैं दोआब, 2 नदियों के बीच का स्थान। तो 2 नदियों का बीच का स्थान, गंगा यमुना का बीच का स्थान, झेलम रावी का बीच का स्थान, तो वहाँ पे भूमि बहुत उपजाऊ होता है। जाहिर सी बात है, नदी के किनारे जितना ही भूमि रहेगा उपजाऊ होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दोआब के क्षेत्र में कर का वृद्धि करके कर दिया था 50%। और ये मुस्लिमों के लिए नहीं था, ये हिंदुओं के लिए था। ये ध्यान देने बात है, हिंदुओं के लिए था। 50% हिंदुओं के लिए था, और जो गैर मुसलमान मतलब कि जो मुसलमान थे उसके लिए कर का भाग था 1%, 1/4%। 1/4% का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ 25%। हिंदू के लिए 50%, मुस्लिम के लिए 25%। और सामान्य तौर पे ये बोला गया है कि सामान्य तौर पे ये कर का भाग होता था 1/3%। समान कर ये वाला 1/3% था। तो जाहिर सी बात है, जाती है हिंदू लोग तो परेशान हो गए होंगे ये वाला कर को लगाने के बाद। उसके बाद देखते हैं कि जो जहाँ जहाँ पर बहुत मतलब कि बंजर भूमि है वहाँ पर किसानों को बोला गया कि हम तुमको सब कुछ देते हैं, तुम यहाँ पे खेती करो, जितना भी कुछ होगा आधा तुम रखना, आधा हम रख लेंगे, जहाँ पे अति था। और इसने क्या किया था, खालसा जो भूमि था, खालसा भूमि को अपने अधिग्रहण में ले लिया। खालसा भूमि मतलब वो भूमि होता है जिसमें कि सरकार का कंट्रोल नहीं होता। मतलब कि बहुत सारा ऐसा भूमि होता है जो कि सरकार सुल्तान के काबू में नहीं होता। तो अलाउद्दीन खिलजी के पहले जो भी थे उसने जो भी भूमि को खालसा घोषित कर दिया था उसको धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी ने हथिया लिया। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि को अपना लिया। तो वहां से भी जो टैक्स आता था वो इसके राजकोष में जा जमा होता था, अलाउद्दीन खिलजी के राजकोष में जमा होता था। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक लिख लेते हैं खालसा भूमि। खालसा भूमि पर भी इसने टैक्स लगा दिया था। तो ये सब तरह तरह के टैक्स उसने लगाए थे। उसके बाद और देखते हैं कि जजिया कर लगा दिया था, खिराज, खम्स, ये सब कर लगा दिया था। तो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा, यहाँ तक तो पूरा माजरा समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या था, 4 कर इसने लगाया हुआ था। 4 प्रमुख कर, 4 प्रमुख कर क्या क्या था? एक तो आ गया जजिया, खम्स, खराज, और एक आ गया जकात। 4 प्रमुख कर, जजिया, खम्स, खराज, जकात, खराज या खिराज भी इसको बोलता है। तो ये 4 कर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सख्ती से लगाया था। तो सबसे पहले जजिया कर क्या था? जजिया कर जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो बता देते हैं। जजिया कर सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए लगाया जाता था, मुस्लिम के लिए जजिया कर नहीं लगाता था। इसको जो है गैर मुस्लिमों के लिए लगाया जाता था। गैर मुस्लिमों का मतलब हिंदू हो गया। गैर मुस्लिमों के लिए लगाया जाता था, जिसमें कि बच्चे, बूढ़े और महिला। बच्चे, बूढ़े, महिला शामिल नहीं थे। बच्चे, बूढ़े, महिला शामिल इसमें नहीं थे जजिया कर में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर लगा दिया। खम्स क्या होता है? खम्स होता है कि जो भी लूटा हुआ जो धन होता है, लूटा हुआ धन जो जमा होता है राजकोष में, उसको बोलते हैं खम्स। ठीक है, मतलब कि लूटा हुआ धन को खम्स बोलते हैं। और खराज क्या होता है? खराज मुसलमानों के भू राजस्व पे लगाया जाता है। खराज मुसलमान के भू राजस्व पे लगाया जाता है। मुस्लिम को कितना देना होगा, जैसा कि हम पहले आपको बताए थे 1/3 देना होता है। तो ये मुस्लिमों के लिए था, ये वाला ये मुस्लिमों के लिए था।
और ज़कात मतलब होता है, ज़कात का ये मतलब होता है कि जब मुस्लिम जो है, मुस्लिम अपना पूरा कमाई का, सालाना कमाई का 2.5% जितना भी बच जाता है, पूरा कमाई में जितना भी बच जाता है उसका 2.5% जो है गरीबों में दान करते हैं। यही था ज़कात, मतलब कि 2.5%। 2.5% का क्या मतलब हुआ? यदि आप 10 रुपये साल भर में 10 रुपये बचा रहे हैं, ये नहीं कि 10 रुपये आपका आमदनी है, आमदनी नहीं, 10 रुपया जितना खर्च करके जितना बचता है उसका 2.5%। 10 रुपया अगर आप बचा रहे हैं तो 2.5 रुपया आपको दान देना होगा। तो यही मेन कर, इतना ही मेन कर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, एग्जाम सब में पूछा जाता है। और आप हिस्ट्री ऑनर्स का जब एग्जाम लिखिएगा तब ये सब के बारे में जिक्र करना जरूरी है। तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा, इतना को मिटाते हैं कर व्यवस्था के बारे में, ये प्रमुख कर था ये सब। और अब जो है अब लगभग अलाउद्दीन खिलजी खत्म हो चुका है साम्राज्य विस्तार छोड़ के, क्योंकि साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा है, उसके लिए एक अलग टॉपिक कवर करना होगा। क्योंकि पहले ही बताए थे महान शासक में से एक अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। दक्षिण अभियान किया, उत्तर अभियान किया, तरह तरह का अभियान किया, तो साम्राज्य विस्तार अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है कर। तो अब हम लोग इसका मूल्यांकन थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, इसका जो है मूल्यांकन कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन में हम लिखेंगे कुछ नहीं, मूल्यांकन में बस आपको सुन लेना है क्या क्या हम बोल रहे हैं, आप बस उतना ही समझ लीजिए क्या क्या बोल रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं लिख देंगे। मूल्यांकन में यह है कि आप लिखेंगे या आप समझिए कि मूल्यांकन में मध्यकालीन भारत में महानतम शासक में से एक अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। क्या बोले? मध्यकालीन भारत में के महानतम शासकों में से एक अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। हालांकि ये थोड़ा क्रूर शासक थे, लेकिन फिर भी इसने प्रजा के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया था। हालांकि ये क्रूर शासक थे, लेकिन जनता के लिए इसने सराहनीय कार्य किया था। इसके सैन्य सुधार, इसके कर सुधार, इसके साम्राज्य विस्तार सुधार, ये सभी जो है बहुत ही सराहनीय थे। जिसमें कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली में उसने तरह तरह के कार्य किए, जैसे कि हम आपको पहले बताए थे। मूल्यांकन में वो सब बात आपको थोड़ा करके सब जगह लिख देना मूल्यांकन में। ठीक है। और इसमें जो लेनपुल के बारे में बताए हुए थे उसको मूल्यांकन में आप लिख सकते हैं कि लेनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी का मध्यकालीन भारत का राजनीतिक अर्थशास्त्र, महानतम राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में लेनपुल ने इसको माना है, अलाउद्दीन खिलजी को। तो इस तरह करते करते और अंतिम में हम लोग लिखेंगे कि हालांकि अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत ही सुचारू ढंग से स्थापना करता है, लेकिन इससे बहुत से जनता खुश नहीं थे। ये बहुत ही जनता, हालांकि खुश नहीं, जनता खुश ही थे, और वहाँ के जो अधिकारी थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि अधिकारी लोग को कड़ा दंड दिया जाता था यदि ये इसको फैसला, मतलब कि अगर बात नहीं मानता था, अगर कोई घुसखोरी करता था, तो वहाँ के वो लोग खुश नहीं थे। और एक बात मेन लिखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली में सैन्य और बाजार दोनों का सामंजस्य हमें देखने को मिलता है, जिससे कि ये बाजार नियंत्रण प्रणाली को और सफल होने में और योगदान देने में अहम भूमिका निभाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे, अमीर खुसरो का कहना था, अमीर खुसरो का ये बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में ये कहना था कि अलाउद्दीन खिलजी जितने बाजार नियंत्रण कर रहे हैं वो जनता के लिए है, बल्कि इसामी का कहना था कि ये जनता के लिए नहीं है, ये सैनिकों के लिए है। तो यहाँ पे आपका मूल्यांकन में वो भी पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि विभिन्न इतिहासकार का अलग अलग मत इसके बारे में रहा है। जैसा कि आप बता देंगे, जैसे कि अमीर खुसरो ने ये कहा है, इसामी ने ये कहा है, लेकिन फिर भी अपना अपना बारे में बताइएगा कि हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जनता के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया, और उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली आगे जाकर बहुत शासकों के द्वारा उसको ग्रहण किया गया। जैसे कि अकबर के बारे में हम लोग देखेंगे तो उसने भी इसका कार्य को अडॉप्ट किया। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खत्म। अरे हाँ, एक चीज और आप बताने भूल गए, अलाउद्दीन खिलजी में कर व्यवस्था में देखिएगा कि कर व्यवस्था में भूमि के पैमाइश का सबसे पहला सुल्तान, ये दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला सुल्तान यही था जिसने भूमि का पैमाइश स्टार्ट किया था। मतलब कि भूमि का नापतोल, भूमि का लेखा जोखा, भूमि का लेखा जोखा अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का लेखा जोखा भी रखवाया था। तो ये भी पॉइंट आप उधर में डील कर सकते हैं बीच में, जब कर व्यवस्था जब बता रहे थे वहाँ पे। ठीक है। तो इस पर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का पूरा बाजार नियंत्रण प्रणाली 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, वो ना ही लाइक करते हैं, ना ही डिसलाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। समझ में नहीं आता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया।
आप लाइक कीजिएगा तो हमको और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का, अच्छा से एनर्जी से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा मोड़ा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा कमेंट करना है तो अच्छा कमेंट कीजिए इस वीडियो के बारे में, खराब कमेंट करना है तो खराब कमेंट आप कर सकते हैं। तब उससे क्या होगा कि हम थोड़ा और सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप देखे होंगे कि पहले मेरा वीडियो में ऐसा आवाज़ नहीं आता था, अभी थोड़ा मोड़ा आवाज़ को थोड़ा हम जो है थोड़ा मोड़ा अच्छा किए हुए हैं आपके लिए, क्योंकि कुछ लड़का लोग कमेंट कर रहा था कि सही क्वालिटी नहीं आता है, साउंड क्वालिटी सही नहीं है, तो उसको थोड़ा मोड़ा ठीक किया। तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आपका लाइक डिसलाइक भी मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बहुत सारा इसी तरह टॉपिक अभी पार्ट 2 से रिलेटेड लाते रहेंगे, और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। केवल ऑनर्स के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आज के लिए इतना ही। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। बाद बाकी आपको जो करना है शेयर वेयर करना है आप कर लीजिएगा। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।